नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स ये करा रहे हैं। लेसन नंबर 9 है। इसका हम 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 है। तो इससे पहले के सभी क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में कर रखे हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात इतना है। मतलब इसका मीनिंग यह है कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल लें हम, और nवें पद से लेकर के यानी कि उसके आगे के, तो nवें पद से 2nवें पद तक का योगफल निकाल लें और दोनों को भाग कर दें, यानी कि उनका अनुपात निकालना है। तो पहले चलिए यहाँ पर समझते हैं। भाई प्रथम पद a और सार्वनुपात r हो तो nवां पद क्या होता है ar की पावर n-1, और n+1वां पद क्या होगा ar की पावर n, एक कम होती पावर। 2nवां पद क्या होगा ar की पावर 2n-1। तो देखिए श्रेणी बना दी मैंने। ar कहाँ तक ar की पावर n-1, कॉमा इससे आगे भी चलेगी ar की पावर n, एक पावर बढ़ती जाएगी और यहाँ तक चलेगी। तो देखिए पहले n पद यहाँ तक हो गए, तो प्रथम n पदों का योगफल हम जानते ही हैं ar की पावर n-1 अपॉन ये। अब अगले पद जो शुरू होंगे n+1वां पद कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, क्योंकि n तो यहाँ तक हो गए। अब यहाँ से शुरू होगा तो श्रेणी ये बनेगी। तो n+1वें पद से 2nवें पद तक का योग करना है। तो n+1वां पद ये हो गया, इसके आगे ये यहाँ तक हो ही गए। तो देखिए इतने पदों का योग करना है। अब देखिए कुल कितने पद हैं 2n, तो n पद यहाँ तक हैं, तो आगे कितने बचे n पद। तो पदों की संख्या तो इसमें n है, आपके पदों की संख्या कितनी है n है, लेकिन प्रथम पद बदल गया है। प्रथम पद कितना है ये होगा अब, और सार्वनुपात तो बदलता ही नहीं है, पूरी श्रेणी का वही रहेगा। तो बस इसमें अंतर यही आ जाएगा कि पहला s1 तो सीधा ही हो गया था। अब दूसरा क्या है, अगले पदों से शुरू हो रहा है। तो s2 क्या हो गया, इसका पहला पद के स्थान पर ar की पावर n रखेंगे, बाकी वही रहेगा r की पावर n-1 अपॉन r-1, यानी प्रथम पद बदला है यहाँ पर और पदों की संख्या वही है और सार्वनुपात भी वही है। तो हमने ये s2 निकाल लिया। अब बस s1 अपॉन s2 करना है। तो s1 का मान रख दिया ये और s2 का रख दिया। तो देखिए यहाँ पर ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा पद, और a भी कैंसिल हो गया, क्या बचा r की पावर n। तो यही सिद्ध करना था हमें, s1 अपॉन कितना लाना था s2, आपको 1 अपॉन r की पावर n। तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है ये 25 है। तो 25 में क्या करना है, यदि a b c तथा d गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो दिखाइए कि ये हमको सिद्ध करना है। a² b² प्लस c², दूसरी ब्रैकेट में आ गया ये b² प्लस c² d², और ये ab bc प्लस cd का होल स्क्वायर। तो चलिए a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है। मान लीजिए सार्वनुपात इसका r होता तो कैसे लिखते, भाई ये प्रथम पद है और ये दूसरा पद क्या होता है ar, तीसरा पद क्या होता है ar², चौथा पद क्या होता है ar³। तो b = क्या हो गया ar, c क्या हो गया ar², d क्या हो गया ar की पावर क्यूब। अब यहाँ पर मुझे ये साइड इसके बराबर सिद्ध करनी है, तो मैंने ये वाली साइड पहले ले ली। तो a² b² c² इंटू b² प्लस c² प्लस d²। तो a² तो a² रहेगा ही, b का मान क्या रखेंगे हम ar, तो ar का स्क्वायर करेंगे तो a² r² प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो a² r की पावर 4 हो गई। ऐसे ही b² तो a² r², b का स्क्वायर कर दें, c² मतलब इसका स्क्वायर कर दें a² r4, d का स्क्वायर करें d² है तो a² r की पावर 6। इन दोनों में क्या, इसमें क्या, तीनों पद में क्या कॉमन है a²। अब इनमें क्या कॉमन है ar² कॉमन है सभी जगह। तो a² r² कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ बचा r² और ये r की पावर 4, क्योंकि r² कॉमन आ चुका है, 2 पावर कम हो गई। इसी तरीके से यहाँ भी यही, तो ये दोनों जगह एक जैसा है तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 2, यानी कि इनकी गुणा हो गई। a² क्या हो गया a की पावर 4 और r² तो ये है ही। तो समीकरण नंबर 1 आ गई आपकी। अब इसकी दूसरी साइड ab bc प्लस cd का होल स्क्वायर, तो इनके सभी के मान रख दिए, a इंटू बी का मान रख दिया प्लस
बी का मान ए आर और सी का मान ए आर स्क्वायर प्लस सी का मान ए आर स्क्वायर, डी का मान ए आर क्यूब। ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर आर हो गया, ए स्क्वायर आर क्यूब हो गया और ए इंटू ए स्क्वायर और आर की पावर 5 होल पावर 2 तो है ही। तो ये ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर की पावर 5 होल पावर 2। अब इनमें तीनों में ए स्क्वायर आर कॉमन ले लें। ए स्क्वायर आर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है। आर की पावर 1 कम करेंगे तो आर स्क्वायर और आर की पावर 4। अब ये होल पावर है तो होल पावर तो इसके ऊपर भी लगेगी, इसके सभी के गुणा में जितनी राशि होती हैं सभी की होल पावर लगेगी। तो 2 की ये क्या ए स्क्वायर का 2 इंटू करेंगे तो ए की पावर 4 और आर की पावर 2 और इसकी होल पावर 2। समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखें समीकरण 1 और 2 की ये साइड बिल्कुल सेम है, तो जब ये समान है तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से ये आपकी साइड ये वाला पद और ये वाला पद बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हैं। 26 क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। मतलब 3 और 81 के बीच में दो संख्याएं हमें ऐसी ज्ञात करनी है जो चारों संख्याएं क्या हो जाएं गुणोत्तर श्रेणी में। तो हमने यहाँ पर दो संख्याएं मान ली कि x तथा y हैं, अतः x और y को कहाँ रखना है मुझे 3 और 81 के बीच में रखना है। तो 3, x, y, 81 क्या बन गई है गुणोत्तर श्रेणी, प्रश्न में कहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी जब बन गई है तो इसका पहला पद क्या है 3 और चौथा पद क्या है 81। अब देखिए चौथा पद का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है ए आर क्यूब, तो A1 आर की पावर 3। भाई A1 हमने 3 A1 को मतलब पहले पद को A1 कह दिया है, वैसे A कहते हैं तो हमने A1 कह दिया है। तो A1 आर की पावर 3, A1 का मान रख दिया 3 और ये 81। अब 3 से ये 81 कट जाएगा कितने बार 27 बार, तो ये 3 इसके बटे में चला गया तो 27 आ गया। तो आर क्यूब इक्वल टू 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, तो पावर सेम है तो बेस भी सेम हो गए, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आगे A1 3 और आर की पावर 3 आ चुकी है। A2 कितना है आपका x है और A3 कितना है y है। देख लें आप भाई दूसरा पद क्या है x और तीसरा पद क्या है y, तो ये A2 है और ये A3 है। तो A2 लिख दिया हमने x और A3 लिख दिया y। अब A1 और R निकल चुके हैं, तो A2 है ये x, तो A2 का मतलब क्या होता है A1R यानी कि AR, तो A1 रख दिया 3 और R रख दिया हमने 3, तो 3 3 9, तो x की वैल्यू निकल गई। अब A3 कितना y है, तो A3 की मान क्या होता है AR स्क्वायर यानी कि A1R स्क्वायर, तो A3 की जगह y रख दिया, A1 की जगह तो पहला पद है ही और R3 का स्क्वायर, तो 9 होगा, 9 3 27, तो आपका 27 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई कितनी 27, तो अतः संख्याएं क्या हो गई 9, 27 हो गई। थर्ड क्वेश्चन 27 मतलब n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n क्या है a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य है। मतलब ये जो है पद a और b का क्या है गुणोत्तर माध्य दिया है, तो हमने लिख दिया है a तथा b का गुणोत्तर माध्य ये है। लेकिन हम जानते क्या हैं a तथा b का गुणोत्तर माध्य हम जानते हैं वर्गमूल a b। वर्गमूल ए बी का मतलब ए बी की होल पावर हाफ। तो जब ये गुणोत्तर माध्य दिया है और जानते हैं हम इतना, तो दोनों ही गुणोत्तर माध्य हुए, तो दोनों को क्या कर दिया हमने बराबर कर दिया, तो दोनों को बराबर कर दिया। अब देखिए होल पावर तो मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होते हैं सभी के ऊपर लग जाएगी, तो ए की पावर भी हाफ हो गई और बी की पावर भी हाफ हो गई। अब इसे क्या कर दिया है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये अकेला रह जाएगा। अब इनकी ध्यानपूर्वक गुणा करेंगे, देखो इसकी इससे गुणा करनी है मुझे, तो इससे गुणा कर दी, इसकी इससे भी गुणा करनी है, ये ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखें ए की पावर हाफ है, यहाँ पर ए की पावर n है, तो ये दोनों पावर जुड़ गई, तो ए की पावर क्या हो गया n प्लस हाफ इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा n प्लस हाफ, ये भी n प्लस हाफ हो गया, ए की पावर हाफ ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये दो पद हैं और ये दो पद हैं, इनमें से एक पद
और इनमें से कोई सा एक पद इधर ले आएँ और इनमें से एक पद इधर ले जाएं। तो मैंने इसको ऐसे यहीं रखा है और इसको मैं इधर ले गया हूँ और ये इसमें से एक इधर ले आए। दोनों में कॉमन है कुछ, a की पावर n प्लस हाफ है यहाँ पर n प्लस 1 है। तो देखो इन दोनों में a की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा b की पावर हाफ। यहाँ क्या बचेगा, a की पावर में से n निकल गया तो वो तो n खत्म हो गया 1। अब 1 में से हाफ, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचा, तो ये आपका बच गया b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। ऐसे ही इन दोनों में से b की पावर कितनी n प्लस हाफ कॉमन ले लें, तो देखो n प्लस 1 में से ये n प्लस हाफ कम होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब हम इसमें n प्लस हाफ माइनस करेंगे तो देखिए ब्रैकेट खोलें आप, तो माइनस n और माइनस का हाफ, n से n कट गया, 1 माइनस हाफ तो हाफ बचा। तो इस तरीके से आपका बच गया। तो यहाँ पर मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पर b की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिया, तो इसमें से क्या बचा, हाफ, और ये पूरा बच गया यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों तरफ तो सेम है, चलिए ऐसे समझ लें, कैंसिल हो गया। तो अब a की पावर n प्लस हाफ इक्वल b की पावर n प्लस हाफ, इसको इसके बटे में ले आए तो इधर तो 1 बचेगा। ध्यान से देखें दोनों की पावर ही सेम है, तो मैंने ऐसे लिख दिया होल पावर लगा के, a अपॉन b की होल पावर n प्लस हाफ। अब ये इधर क्या है, 1 है। अब यहाँ क्या बचा है हमारा, ए बी की होल पावर है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की होल पावर 0। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि इधर बेस क्या है हमारा, ए अपॉन बी है, तो इधर भी ए अपॉन बी बना दिया। भाई इधर तो कुछ भी हो, किसी की पावर 0 होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए अपॉन बी बना है, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया ए अपॉन बी की होल पावर 0। अब ये बेस दोनों तरफ सेम हो गए तो आपकी पावर भी सेम होंगी, यानी कि घातें समान होंगी। तो n प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, तो हाफ इधर ले जाएं तो n का मान निकल गया माइनस का हाफ। तो इसका आंसर हो गया आपका माइनस का हाफ। तो अगला क्वेश्चन 28 आएगा। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 अनुपात 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 के अनुपात में हैं। चलिए माना हमने संख्याएं मान ली a तथा b हैं, तो इनका गुणोत्तर माध्य भाई ये होता है हमारा, और समांतर माध्य क्या होता है वो निकाल लेंगे। तो पहले हमने क्या दिया, इन्होंने क्या है भाई आपका ये दिया है कि उनका योगफल, तो संख्याओं का योगफल। अब गुणोत्तर माध्य क्या ये है, तो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो संख्याओं का योगफल बराबर गुणोत्तर माध्य का 6 गुना। भाई गुणोत्तर माध्य है तो 6 गुना, इसको हमने 3 इंटू 2 लिख दिया 6 को। अब ये 2 स्क्वायर रूट ए भी बन गया है, जो इसे हमें इसके अपॉन में ले जाना है, तो इससे एक समीकरण बन जाएगी आपकी a प्लस बी अपॉन 2 वर्गमूल ए बी इक्वल्स टू 3। अब ये एक समीकरण होगा, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब इस समीकरण का दोनों तरफ क्या कर लें, वर्ग कर दें, ये ट्रिक है। तो इस टाइप के ऐसे कई क्वेश्चन हैं, तो इस तरीके से ही हम करते हैं। a प्लस बी अपॉन 2 वर्गमूल ए बी बना लिया इधर, और इधर क्या बचा है, 3 बचा है केवल। दोनों तरफ वर्ग करें, होल स्क्वायर हो गया, ये 2 का 4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 4ab हो गया, और इक्वल्स टू क्या 9। अब क्या ट्रिक है, दोनों तरफ एक माइनस कर लें, दोनों तरफ एक घटा दें, इससे क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab बनेगा, और ये 9 माइनस 1 क्या हो गया 8। तो देखिए ये ध्यान से देखें, आपने 9th क्लास में क्वेश्चन वो फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और ये 4ab तो है ही, और इक्वल 8। अब दोनों ओर वर्गमूल लेंगे, तो जब वर्गमूल लेंगे तो ये तो वर्ग हट जाएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 और इसका वर्गमूल a भी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 वर्गमूल a भी। अब 8 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है, 2 वर्गमूल 2, तो ये 2 वर्गमूल 2, समीकरण 2 बन गई। अब देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, दोनों के अपॉन में ये राशि तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें। तो जब 1 को 2 से भाग करेंगे तो ये वाली राशि और ये कैंसिल हो गई, तो a प्लस बी
अपॉन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और 3 अपॉन, क्योंकि समीकरण 1 में क्या था 3 था इधर, और ये 2 अपॉन 2√2 था, तो 3 अपॉन 2√2, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल 3 अपॉन 2√2। आगे करते हैं, तो देखिए आगे मैंने ये नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग भी है, नीचे अंतर है, तो इस नियम को बोलते हैं योगांतरा अनुपात। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं नियम योगांतरा अनुपात नियम से। तो देखिए योगांतरा अनुपात में नियम क्या होता है, जैसे अंश और हर हैं, ऊपर दोनों को जोड़ दें यानी कि योग कर दें, और उन्हीं दोनों को अपॉन में माइनस कर दें यानी अंतर कर दें, तो इसे बोलते हैं योग और अंतर का अनुपात यानी कि योगांतरा अनुपात। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ पर लिखें a अपॉन बी होता और ये c अपॉन डी होता, तो ऊपर इन्हीं का योग करना है और नीचे इन्हीं में से इनका अंतर करना है, और इधर भी वही काम करना है, दोनों तरफ एक ही काम होना है, तो इसे कहते हैं योग और अंतर का अनुपात, तो योगांतरा अनुपात। तो मैंने इन दोनों का योग कर दिया ऊपर, और इसमें से इसे नीचे माइनस भी कर दिया, ऐसे इधर कर दिया 3 प्लस और 3 माइनस। अब ये जब देखो ध्यान से देखेंगे तो माइनस बी या प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का बी हो जाएगा, माइनस के तो ए कैंसिल होगा, माइनस ए होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2b, यहाँ बचेगा 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो देखो a बटे बी बराबर ये सिद्ध हो गया, मतलब a अनुपात b आपका ये सिद्ध हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका समाप्त हो गया। 29 क्या है, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हों, मतलब a क्या है समांतर माध्य, g क्या है गुणोत्तर माध्य, दो धनात्मक संख्याओं के, तो हमें सिद्ध करना है कि संख्याएं कितनी होंगी आपकी a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी होंगी। तो हमने संख्याएं मान ली a तथा b हैं, इनका समांतर माध्य a बराबर a प्लस बी बटे 2, तो तिरछी गुणा कर दें तो 2a हो जाएगा, तो a प्लस बी आपका निकल चुका है 2a। गुणोत्तर माध्य g इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट ए बी, अब इनका वर्ग कर दो दोनों तरफ, क्यों वर्गमूल हटा लें, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी हमारे पास आ चुका है, a भी आ चुका है, तो ये एक आपका फॉर्मूला होता है 9th क्लास या 10th जो भी है, तो a माइनस बी का इक्वल क्या लिखते हैं, या देखिए ये है फॉर्मूला, तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। तो मैंने इधर स्क्वायर हटाकर इधर स्क्वायर रूट लगा लिया है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें, ये काफ़ी जगह काम आता है। क्या है a माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a प्लस बी क्या है 2a, इसका स्क्वायर करेंगे आप a प्लस बी का तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4ab a भी ये है 4g स्क्वायर, इन दोनों में 4 कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है 4 तो बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो आपका a माइनस बी निकल चुका 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए समीकरण नंबर 1 है a प्लस बी इक्वल टू, समीकरण 2 है a माइनस बी, तो दोनों को हल कर दें, क्योंकि दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो देखो एक बार b कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 1 बार 2 से तो ये b कैंसिल हो गए, तो 2a बचा, और ये दोनों जुड़ गए 2a प्लस 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो इस तरीके से 2 निकला, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं, तो ये आपका है इस तरीके से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू निकल गई a प्लस, देखिए a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को चाहे ऐसे लिख दें फैक्टर करके, कैसे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गए, एक संख्या निकल गई। अब समीकरण 1 और 2 से दोबारा लिया, दोबारा क्या है अब घटा दें इन्हें, साइन चेंज कर दो, तो इस बार a कैंसिल हो जाएगा, b और b क्या हो जाएगा आपका 2b, तो ये तो 2a है ही, और ये माइनस, फिर 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू ये आ गई, इसको तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर दिए, a प्लस जी a माइनस जी। तो ध्यान से देखें, एक संख्या ये आ गई और एक संख्या ये आ गई, तो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, दोनों बाकी सब कुछ समान है, तो अतः संख्याएं a प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, इकट्ठी लिख दी हैं हमने। तो संख्याएं एक में प्लस आया और एक में माइनस, तो ए प्लस माइनस इस तरीके से संख्या, या अलग अलग लिख दें, क्योंकि वो सिद्ध करवा रहा है कि ऐसे ही लिखें, तो ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी हो गई। 30 क्वेश्चन, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे के पश्चात दोगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे nवें घंटों के बाद क्या होगी। तो देखिए पहले घंटे में, इनकी प्रारंभ में, पहले घंटे में नहीं, मतलब शुरू में कितने बैक्टीरिया थे, 30 से। हमें तो देखना है एक घंटे बाद कितनी होगी, प्रत्येक घंटे पश्चात दोगुनी होगी। तो कुल बैक्टीरिया शुरू में हैं, ये कहीं रखे हैं तो 30 हैं, लेकिन एक घंटे बाद कितने हो गए, 60। 2 घंटे बाद इसका दुगना 120, अब इसका दुगना होगा 3 घंटे बाद, यानी कि जो संख्या है उससे दुगने होते जा रहे हैं। तो पहले 1 घंटे बाद 60, 2 घंटे बाद 120, 3 घंटे बाद 240। तो श्रेणी यहाँ से बन गई हमारे पास, 1 घंटे पश्चात के 60, 2 घंटे पश्चात के 120, 3 घंटे पश्चात के, ये सीधी श्रेणी हो गई। पहला पद क्या हो गया आपका 60, और सारवानुपात क्या हो गया 120/60, तो बराबर 2 हो गया, 60 से कट गया ये। दूसरे घंटे बाद A2 यानी कि दूसरा पद, भाई ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो दूसरा पद क्या होता है AR, A कितना है आपका 60 और R निकला है 2, तो 120 हो गई। चौथे घंटे बाद यानी A4 क्या होता है चौथा पद आपका AR की पावर 3, तो A है 60 और R क्या है 2, 2 की पावर 3 क्या होगा 8, और 8 से 60 को गुणा करेंगे, 8 छंग 48 यानी 480। अब इसी तरीके से कितना nवें घंटे बाद, तो an इक्वल टू कितना होगा, ये AR की पावर n-1, तो 60 और 2 की पावर n-1, तो 60 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप 30 गुणा 2। तो 30 गुणा जब 2 लिखेंगे आप तो क्या आएगा आपका 30 गुणा 2 और गुणा 2 की घात n-1। अब देखिए 60 को मैंने एडजस्ट कर दिया है, कैसे आंसर मिलाने के लिए, वरना तो आंसर यही हो गया। तो इसको 60 को क्या कर दिया 30 गुणा 2। अब देखिए 2 की घात 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है n-1, तो 2 की घात कितना हो गया n हो गया। भाई दोनों घातें जुड़ गई तो 1 और -1 कैंसिल हो गए, तो 2 की घात n हो गया। इस तरीके से आपका ये आंसर बन गया 30 × 2 की पावर होल पावर n। तो ये आपका ये है 30 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 31, 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। अब हमें 500 रुपये तो मूल राशि है, 10% क्या है आपकी ब्याज की दर है। एक वर्ष का ब्याज 500 गुणा, भाई कैसे निकालते हैं ब्याज, 10% है तो 500 पर 10% होगा, तो 500 का 10% का मतलब 500 गुणा 10% इन 10/100, तो आपका ये 1 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 10 से 1 को भाग करेंगे तो 0.1, तो 500 गुणा 0.1। एक वर्ष बाद धनराशि होगी कितनी, भाई धनराशि कितनी हो जाती है, जो मूल राशि होती है उसमें ब्याज जोड़ दें, तो ब्याज आपका ये है, तो इसमें मूल राशि में हमने ब्याज जोड़ दिया, तो 500 और ये प्लस 500 गुणा, तो 500 आपके कॉमन आ गए, तो यहाँ क्या बचा आपका 1 और प्लस 0.1, तो 1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 1.1। तो एक वर्ष बाद धनराशि कितनी हो गई 1.1, 500 गुणा 1.1, यानी कि एक वर्ष बाद क्या है 500 गुणा 1.1 की पावर 1। इसी तरीके से 2 वर्ष बाद क्या होती 1.1 की पावर 2, तो 10 वर्षों बाद क्या होगी 10 पावर हो गई। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि 32 के क्या है क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और 5 हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। यानी कि द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य 8 है और गुणोत्तर माध्य क्या है 5 है। अब हमें द्विघात समीकरण बनानी है, तो पहले हमने मूल मान लिए, माना मूल एल्फा तथा बीटा है। समांतर माध्य निकाल लें तो क्या होता है एल्फा प्लस बीटा/2। अब समांतर माध्य क्या दे रखा है 8,
तो समांतर माध्य के बराबर 8 रखा, तो 2 से गुणा कर दें, 2 8 16, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 16। एक तरह से ये मूलों का योग आ चुका है। अब गुणोत्तर माध्य क्या होता है, वर्गमूल ए बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना दिया है 5। अब वर्ग कर दें दोनों तरफ, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25। तो हमारे पास ये मूलों का गुणनफल आ गया और ये मूलों का योग। द्विघात समीकरण हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये आपने 10th में पढ़ी है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा का मान है 16 और अल्फा बीटा कितना है 25। तो ये आपकी समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 बराबर 0। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अगली वीडियो में हम विविध प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे। तो आपका ये इससे ये 9.3 है सॉरी, तो अगली वीडियो में आपको 9.4 एक्सरसाइज मिलेगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।